फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम उन 5 रीजंस के बारे में जानेंगे जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यहां से इंडियन स्टॉक मार्केट्स क्यों गिर सकता है। नंबर 1 रीजन है FII बाइंग, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लास्ट 8 ट्रेडिंग डेज को अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लास्ट ईयर का अगर आप इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखें तो हमारा मार्केट्स मोस्टली फ्लैट था, लेकिन जो दूसरे मेजर मार्केट्स हैं कई जगह मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया था। तो उस समय मार्केट्स में अगर आप देखें लास्ट ईयर का तो FIIs ने सेल किया था, लेकिन DIIs दैट इज़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाई किया था। तो मोस्टली उसके कारण हमारा स्टॉक मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा था, इनफैक्ट मोस्टली फ्लैट रहा था। लेकिन इस साल ऑफ कोर्स DIIs तो बाय कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी बाय हो रहा है, लेकिन जो डिफरेंस है जिसके कारण रीसेंट टाइम्स में हमने देखा है मार्केट्स ऊपर जा रहा है वो रहा है FIIs का। यहाँ पे FIIs ने अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया इंडियन इक्विटीज़ में। इसी के कारण पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। सेकंड रीज़न है कंपनीज का जो क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मोस्टली एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं या फिर इन सम केसेस एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण मार्केट्स को ये कंफर्ट मिल रहा है कि इंडियन कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसके कारण ज़्यादातर कंपनीज का अगर आप स्टॉक प्राइसेस देखें तो वो ऊपर जा रहा है। अभी तक Q4 और फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो रिजल्ट्स आ रहा है वो रिजल्ट्स IT सेक्टर की कुछ कंपनीज को अगर हम छोड़ दें तो मोस्टली काफ़ी अच्छा आ रहा है, लाइक बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज़ या फिर ऑटो सेक्टर की कंपनीज़, इवन कुछ रियल एस्टेट की कंपनीज़, कुछ FMCG सेक्टर की कंपनीज। सो जो भी हम अभी तक परफॉर्मेंस देख रहे हैं मोस्टली या तो एक्सपेक्टेड लाइन में है या फिर इन सम केसेस एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। इसीलिए काफ़ी सारे स्टॉक्स के प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो वो ऊपर जा रहे हैं। इनफैक्ट जिन कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी है कि रिलायंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है निफ्टी और सेंसेक्स में, और रिलायंस के भी जो रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे आए हैं। सो मोस्टली ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण स्टॉक मार्केट को ये कंफर्ट मिला है कि कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसके कारण मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। नंबर 3 रीज़न है ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादातर फैक्टर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। लाइक GST कलेक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, 1.87 लाख करोड़ अप्रैल का फिगर आया है। तो पहले तो 1 लाख हमारे लिए मुश्किल हुआ करता था, फिर 1.5 लाख हमने क्रॉस किया, अब हम 2 लाख करोड़ पर मंथ का टच करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा फिगर है। साथ ही PMI जो नंबर्स आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। बैंक्स का जो रिजल्ट्स आया है उससे भी एक क्लियर है कि क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसके बाद अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी अच्छा ही रहेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है नेचुरली वो बढ़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट PLI स्कीम्स के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और भी तेज़ी से बढ़ता है तो उसके कारण काफ़ी जॉब क्रिएशंस भी होंगे इंडिया में, तो आने वाले समय में हमें वो भी देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप हमारा UPI देखें तो उसके कारण हमारा जो ट्रांसफर्स है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, फास्ट है। वर्ल्ड में इस तरह का सिस्टम कहीं भी नहीं है। 5G हम काफ़ी तेज़ी से डिप्लॉय कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा मल्टीप्लायर होगा इंडिया के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप मोबाइल या मोबाइल कंपोनेंट्स को देखें तो एप्पल और सैमसंग काफ़ी ज़्यादा अपना प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट भी काफ़ी कर रहे हैं। साथ साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का भी काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हो चुका है, जो कि टाइम के साथ और बढ़ेगा। और साथ ही सेमीकंडक्टर्स का भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होने जा रहा है। ऑफकोर्स फ्यू मंथ्स में इस पे भी क्लैरिटी आ जाएगी। इन सभी के साथ इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, वो है क्रूड ऑयल, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। फॉर्चुनेटली क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं, $70-75 के आसपास वो मूव कर रहा है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। नंबर 4 है इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, दैट इज 6% से नीचे है। और ये इन्फ्लेशन का फिगर फिर से आने वाला है इन फ्यू डेज टाइम। देखना होगा कि इस समय ये फिगर कैसा रहता है। अगर 6% से नीचे ही रहता है
तो हमारे लिए अच्छा होगा। और ये इन्फ्लेशन जो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आया है, उसके कारण आरबीआई ने जो लास्ट मीटिंग हुआ था उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है, तो वो भी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफ़ी बड़ी बात है। तो यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ता है और मोस्टली कुछ समय के बाद इंटरेस्ट रेट नीचे जाने लगता है, तो ऑफ कोर्स वो ओवरऑल इकोनॉमी को स्टिमुलेट करेगा और ज़्यादातर सेक्टर्स का परफॉर्मेंस भी उसके कारण अच्छे रहेंगे और उसका पॉजिटिव इफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे भी पड़ेगा। अगर आप 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के यील्ड को फॉलो करते हैं तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 10 ईयर का यील्ड कुछ समय पहले तक 7.5% से ऊपर चला गया था जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे थे, उसके बाद वो 7.2, फिर 7.1 और अभी वो 7% पे आ गया है। इनफैक्ट अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा और अगर उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो ऑलरेडी आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे। नंबर 5th रीजन और शॉर्ट टर्म के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक प्रभावित होगा और वो है यूएस इकोनॉमी का परफॉर्मेंस। यूएस सेंट्रल बैंक दैट इज फेड रिजर्व लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए। इन्फ्लेशन अभी भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, 5%, उन्हें उसे 2% के आसपास लाना है। इनफैक्ट कल उनका इन्फ्लेशन फिगर आने वाला है तो इंटरेस्टिंग होगा कि फ़िलहाल उनका इन्फ्लेशन कैसा रहता है। तो अगर इन्फ्लेशन का जो ट्रेजेक्ट्री है वो डाउनवर्ड्स होता है तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए इनफैक्ट वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल आते हैं तो मोस्टली फेड रिज़र्व यहाँ से और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जून में फिर से उनका मीटिंग है। अगर यहाँ से इन्फ्लेशन फिगर और ऊपर जाता है, जॉब डेटा जो कि पॉजिटिव आया है अगर इसी तरह से वो पॉजिटिव रहता है तो फिर से फेड रिज़र्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। बट हाँ, मोस्टली ऐसा लगता है अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है तो शायद यहाँ से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यूएस का ओवरऑल अगर आप इकोनॉमी देखें तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं। यूएस में कुछ बैंक्स ऑलरेडी प्रॉब्लम में आ चुके हैं और आने वाले समय में कुछ और बैंक्स में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना उसका जो असर है वो इमीडिएटली नहीं आता, वो स्लोली उसका असर बढ़ते जाएगा। तो आने वाले फ्यू मंथ्स में हमें सही से पता चलेगा कि यूएस में इस इंटरेस्ट रेट हाइक का कितना ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस की बैंकिंग सेक्टर में कुछ और प्रॉब्लम्स होंगे। साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आ रहा है उसके कारण जो क्रेडिट ग्रोथ है उनका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो लोन देने में डरेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पैसे को बचा कर रखना है। अगर यूएस इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ और भी घटता है तो वो ऑफ कोर्स ज़्यादातर कंपनीज के परफॉर्मेंस पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमी के आउटपुट पे भी उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इस बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट के कारण उनका जो क्रेडिट क्वालिटी है लोन्स का वो भी नीचे जा रहा है, क्योंकि पहले इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम था, ऑल ऑफ अ सडन 4-5% से ऊपर चला गया इंटरेस्ट रेट। तो जिसने भी लोन्स लिया हुआ है उनको अब रीपेमेंट करने में ना इंटरेस्ट अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर में भी प्रॉब्लम दिख रहा है। तो जब आपका बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है, रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉब्लम है, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो अच्छा नहीं जा रहा है, तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो क्रेडिट ग्रोथ आपका कम हो रहा है वो आपके इकोनॉमी को बुरी तरह से हिट कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो काम है वो आपका ये क्रेडिट ग्रोथ जो कम हो गया वो ऑलरेडी कर रहा है, तो यहाँ से और बढ़ाने का मतलब नहीं बनता। अगर यहाँ से और भी बढ़ाते हैं तो ऑफ कोर्स यूएस में जो रिसेशन की बात हो रही है वो शायद माइल्ड रिसेशन नहीं होगा, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सीवियर रिसेशन आ सकता है। सो ओवरऑल यूएस इकोनॉमी में अगर आप पॉजिटिव्स देखें तो 2 पॉजिटिव्स है यहाँ पे दिख रहे हैं। फर्स्ट है कि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, जो कि काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है, और साथ ही ये भी लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर के शुरुआत से इंटरेस्ट रेट शायद वहाँ कट होना शुरू हो जाए, जो कि ऑफकोर्स बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और साथ ही जो वहाँ का जॉब डेटा आया है वो पॉजिटिव आया है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि शायद यूएस में कोई बड़ा रिसेशन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, स्लो डाउन आएगा, उसके बाद रिकवरी आ जाएगा। अभी हमने जिन 5 पॉइंट्स के पॉजिटिव्स के बारे में डिस्कस किया उसमें से कुछ नेगेटिव्स के बारे में भी जान लेते हैं, ताकि हमें ये ध्यान में रखें कि मार्केट्स हमेशा ही लगातार इसी तरह से ऊपर नहीं जाता रहेगा, यहाँ से ऑफ कोर्स ये गिरेगा भी, और अगर गिरता है तो मोस्टली किन रीजंस के कारण गिरेगा। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एफआईआई बाइंग,
तो एफआईआई बाइंग कभी भी सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो उन्हें लगता है कि यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने वाला है या फिर प्रॉब्लम आ गया, तो ये जो एफआईआई बाई कर रहे हैं ना, ऑल ऑफ अ सडन ये सेलर बन जाएंगे, जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आ सकता है। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, इंडियन कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, साथ ही यूएस और यूरोप में प्रॉब्लम है, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो भी बुरी तरह से हिट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वार्टर या फिर उसके बाद का क्वार्टर, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अर्निंग ग्रोथ है इंडियन कंपनीज़ का वो थोड़ा कम होगा। तो अगर थोड़ा कम होता है तब तो सही है, यहाँ पे अगर ज़्यादा कम होने लगता है तो ऑफकोर्स वो ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, उसके कारण भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आ सकता है। नंबर थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, इंडियन इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स फिलहाल अच्छे लग रहे हैं। वहाँ पे हमने क्रूड ऑयल के बारे में भी डिस्कस किया था। तो क्रूड ऑयल फिलहाल डाउन है क्योंकि यूएस में प्रॉब्लम्स चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना में भी अभी तक पूरी तरह से रिकवरी आया नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है कि चाइना में नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अच्छा खासा रिकवरी आ जाएगा, तो वहाँ पे जो ऑयल का डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और साथ ही अगर यूएस में रिसेशन नहीं आया, उनका अच्छा खासा रिकवरी हो गया, तो उसके कारण भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस अगर काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है तो वो भी हमारे लिए, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी के लिए एक निगेटिव होगा, और उसका भी निगेटिव असर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर फोर्थ हमने डिस्कस किया था इंडिया का इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ से तो मोस्टली नहीं लग रहा है कि कुछ नेगेटिव होगा, लेकिन यू नेवर नो, अगर यहाँ से इन्फ्लेशन इंडिया में थोड़ा भी बढ़ता है, लाइक 6% से बढ़कर ये 7% के आसपास जाता है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे आरबीआई पे प्रेशर आएगा कि वो फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। बट लेट्स सी, फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता, और एनी हाउ फ्यू डेज में हमारा इन्फ्लेशन फिगर आने वाला है, उससे हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगा। और नंबर फिफ्थ पॉइंट था यूएस इकोनॉमी। तो यूएस में अगर रिसेशन आता है तो वो काफ़ी बड़ा निगेटिव होगा ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, ऑफकोर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। अगर वहाँ ज़्यादा बड़ा रिसेशन आता है, सीवियर रिसेशन आता है, तो वहाँ पे तो आप यूएस मार्केट में तो काफ़ी बड़ा गिरावट आएगा, और साथ ही इंडियन मार्केट्स में भी अच्छा खासा गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही यूएस में फ़िलहाल डेट सीलिंग का क्राइसिस भी चल रहा है, तो वहाँ पे जो भी स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग के लिए पैसा सिर्फ मई का है। तो अगर ये डेट सीलिंग का जो गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा स्पेंडिंग का जो फिगर है, जो अमाउंट है, अगर उसका अप्रूवल नहीं आता है मई में, तो जून ऑनवर्ड्स वो अपने पेमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट करने लगेंगे, तो वो भी काफ़ी बड़ा नेगेटिव होगा इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए भी। यूएस में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और गवर्नमेंट ही डिफ़ॉल्ट कर दे तो वहाँ पे ऑफ कोर्स कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, वहाँ जो उनका क्रेडिट रेटिंग है उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा, उसके कारण पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और मोस्टली ऑफ कोर्स ये, अगर अभी तो नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि ये जो डेट सीलिंग का प्रॉब्लम है वो एवरी टाइम आता है और लास्ट मोमेंट पे अप्रूवल आ जाता है, तो इस बार भी लगता है वैसा ही होगा। लेकिन हाँ, अगर नहीं होता है तो ऑफकोर्स उस कारण भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, और इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी उस समय आप काफ़ी बड़ा गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।